अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद सुहेल। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रो टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा इंट्रो टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। अब इस डेफिनेशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है और दूसरा क्या आ गया है, नंबर ऑफ फोर्सेस आ गए हैं। हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, नेचर में कितनी टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ये आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लफ्ज़ी मतलब है ये है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी साकिन मुंजमद होगा। अब हम देखेंगे हमारे पास ये मैंने तीन टॉपिक्स बना लिए हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। पहला है चार्जेस एट रेस्ट। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे इनकी स्टडी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस स्टेट को आगे हम स्टडी करने के लिए कौन से लॉज यूज़ करेंगे, उसमें है कूलम्स लॉ। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इस स्टेट को स्टडी करने के लिए हम कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है। सेकंड हमारे पास है चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। ऐसे चार्जेस वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज के साथ मूव करते हैं, इस ब्रांच को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इस स्टेट को स्टडी करने के लिए हम कौन से लॉज यूज़ करते हैं, ओहम्स लॉ। इस स्टेट को स्टडी करने के लिए हम ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स में हम ओहम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड हमारे पास आ गया है चार्जेस हैविंग एक्सेलरेशन। चार्जेस हैविंग एक्सेलरेशन डेक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि जो चार्जेस हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं या डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, अपनी वेलोसिटी को वेरी कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हम कौन सी ब्रांच को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करेंगे। और इस स्टेट को स्टडी करने के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो ये थी हमारे पास तीन पोर्शन हमने बना लिए थे। पहला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करते हैं। दूसरा हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें हम चार्जेस जो हैं मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये जो चार्जेस हैं ये मूव कर रहे होते हैं, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरी लार्ज प्रॉपर्टीज़ हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इट इज़ अ वंडरफुल पिक्चर ऑफ नेचर। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस जो स्टेबल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाता है और मैक्सवेल इक्वेशंस आ जाता है, ये हम आगे एडवांस्ड लेक्चर्स में इसी सेकेंड ईयर की फिजिक्स में स्टडी करेंगे इसको भी। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमारा पॉइंट जो निकला है वो क्या है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है, तो मैं इसको इस तरह डिफाइन करूंगा, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स की ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बाय नेचर। ठीक है। इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन मैं करूंगा अच्छे से आपको। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ नेचर वर्क्स। नेचर कैसे काम करती है। ठीक है। फिजिक्स के जरिए हम नेचर को कैसे स्टडी करते हैं, फिजिक्स क्या है। ठीक है। तो नेचर के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक मैटर और दूसरी रेडिएशंस। मैटर और एनर्जी। आप लोग ने स्कूल फिजिक्स में फिजिक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो दो चीज़ें हैं, मैटर और रेडिएशंस। आज हम इस चैप्टर के लिए मैटर को सिर्फ डिस्कस करेंगे, रेडिएशंस को आगे हम एडवांस लेक्चर्स में जाके स्टडी करेंगे। ठीक है। तो मैटर है हमारे पास। मैटर में क्या चीज़ें होती हैं, मैस होता है, वॉल्यूम होता है, शेप होती है और
मैटर का कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है। एनीथिंग हैज़ मैस, ठीक है, जो भी कोई चीज़ जो मैस रखती है वो मैटर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है रेडिएशंस। रेडिएशंस में क्या चीज़ आ जाएंगी? वाइब्रेशंस, वेवलेंथ, कैरी एनर्जी, ठीक है। रेडिएशंस में रेडिएशंस की वाइब्रेशंस होंगी, उसकी वेवलेंथ होगी, वो एनर्जी कैरी कर रहा होता है। मैटर भी एनर्जी कैरी करता है, मैटर भी एनर्जी कैरी करता है और रेडिएशंस भी एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। तो रेडिएशंस को हम आज इतना ही पढ़ेंगे। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि रेडिएशन जो है, हीट हमारे सन से आ रही है, ठीक है, हीट फ्रॉम द सन, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। हीट फ्रॉम द बर्नर, ये भी इसके रेडिएशन है। आपके मोबाइल की जो घंटी बजती है, मोबाइल में जो है रेडिएशंस आती हैं, तो जो बेल है वो रिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर इज केपेबल टू अप्लाई फोर्स, मैटर इज केपेबल टू अप्लाई फोर्स। मैटर जो है फोर्स लगाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अब नेचर में कितने टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, ये हम फोर्सेस पढ़ी। बेसिकली 4 टाइप्स की फोर्सेस होती हैं जो हम आज पढ़ेंगे। पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस में 2 तरह की फोर्सेस आ जाती है, ये माइक्रो लेवल पे इनको स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियर फोर्सेस में कौन सी फोर्सेस हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। आज हम 2 फोर्सेस को एक्सप्लेन करेंगे। कौन सी है? फर्स्ट वन है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एनीथिंग हैज़ मैस, जो कोई भी चीज़ जो मैस रखती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी रखती है। जैसे कि मैं एक ये जो हमारे पास बोर्ड मार्कर है, मैं इसको यहाँ से फेंकूंगा तो ये नीचे जा गिरेगा, तो इसका क्या मतलब? नीचे क्यों चला गया? इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने, ग्रेविटी ने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, ठीक है। इस बोर्ड मार्कर का जो मैस है एज कंपेयर टू अर्थ बहुत कम है, इसलिए अर्थ ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह नेचर में गैलेक्सीज जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। किस वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं? गैलेक्सीज, सितारे, सियारे आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? क्योंकि सारी गैलेक्सी, सारे सियारों सितारों के पास मैस है, और जो कोई भी चीज़ मैस रखती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी रखती है। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये निज़ाम सारा चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हुई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने सोचा कि एक और तरह की फोर्स भी है, ठीक है। वो कौन सी फोर्स है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू अट्रैक्ट अदर्स। ऑब्जेक्ट्स की कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये कौन सी फोर्स है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी फोर्स है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? इसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। पुश समथिंग, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई चार्ज है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सब जो है इलेक्ट्रिकल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल्स भी हैं, पॉजिट्रॉन, वो भी पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई दूसरी एक फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स के पास होती है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करता है या पुल करता है, तो ये कौन सी फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। ये फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी मैटर है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ये भी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, हमारी एग्जिस्टेंस इसी वजह से है। ह्यूमन बॉडी की एग्जिस्टेंस भी इसी सिनेरियो से है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। मैटर हैज़ 2 स्टेट्स। मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी 2 स्टेट्स होंगी। अगर तो मैटर के पास फोर्स है तो इसका मतलब है कि ये मैटर चार्ज्ड है, ठीक है। अगर एक मैटर के पास, एक ऑब्जेक्ट के पास फोर्स नहीं है, नो फोर्स है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा आज हमने एक और फोर्स पढ़ी जो कि ऑब्जेक्ट्स के पास होती है किसी दूसरी चीज़ को पुल या पुश करने के लिए, ठीक है।
तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं ये लार्ज स्केल पे ये वेरी लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, जबकि न्यूक्लियर फोर्सेस जिसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इनको हम मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं और इन फोर्सेस को माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने ये बोर्ड मारकर नीचे गिराया है तो ये नीचे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे जा गिरा, लेकिन मैं कोई भी एक पॉइंट इधर लगाता हूँ बोर्ड के ऊपर तो ये जो पॉइंट है ये इधर स्टिक कर गया, ये नीचे क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये इधर स्टिक हो गया है। ये भी कोई फोर्स है जिसकी वजह से ये स्टिक हो गया है। पेपर के ऊपर आप ग्लू लगाते हैं तो पेपर किसी जगह पे स्टिक हो जाता है, तो ये क्यों नहीं ये किस वजह से होता है? ये भी इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है। आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े आपकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं, तो ये यहाँ भी कोई ना कोई फोर्स है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग कहते हैं। ठीक है, आसमान के ऊपर क्लाउड्स जो हैं वो लाइटेंड होते हैं, क्लाउड जो है स्पार्क कर वहाँ बनते हैं, स्पार्क निकलते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, एक नट को बोल्ट के ऊपर आप टाइट करते हैं तो वो नट नीचे क्यों नहीं गिरता? यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाती है। ठीक है, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक ऐसी फोर्स पढ़ी है जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, रिपेल करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक चार्ज का कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि चार्ज इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल है और बाय नेचर है। ठीक है, अब ये जो चार्ज है इसको चार्जेस का नाम, दो नाम दे दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नाम किसने दिए? बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था जिसने ये नाम दिए इनको। उसने स्पेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया। अब इसको ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नाम ही दे दिया जाए, आप पॉजिटिव को अप कह सकते हैं, नेगेटिव को डाउन कह सकते हैं, पॉजिटिव को आप राइट कह सकते हैं, नेगेटिव को लेफ्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव को ईस्ट कह सकते हैं, नेगेटिव को वेस्ट कह सकते हैं। ये कोई भी नाम है जो हमने बस दे दिए हैं इनको समझने के लिए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको चार्जेस को नाम दिए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा और भी फर्दर जो है चार्जेस हैं जिसको हम आगे स्टडी करेंगे जाके। ठीक है, तो चार्जेस जो होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसे आता है? एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रॉड है, रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया। ठीक है, तो रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये सारी चीज़ें आप स्कूल फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, इसलिए इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज रॉड के ऊपर आया वो कैसे आया है? रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल के सिल्क पे चले गए। ठीक है, तो रॉड ने इलेक्ट्रॉन लीव कर दिए हैं और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं। तो रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स लीव कर गए हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और सिल्क के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट हो गए हैं तो सिल्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डिपोजिशन की वजह से सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो अब हम देखेंगे, चार्ज हमने पढ़ लिया। ठीक है, चार्ज कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स को रब करने की वजह से आते हैं। ये सिंपल इसका फिनोमिना है। अब हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? जैसे कि सॉलिड लिक्विड्स है, तो लिक्विड्स आप लोग कहते हैं कि कंटिन्यूस फॉर्म में मूव कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि जो चार्जेस हैं ये कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रहे होते, ये डिस्क्रीट वैल्यू के साथ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ये हमारे पास है Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू हमारे पास चार्ज है, एन हमारे पास नंबर्स हैं, और ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। चार्ज है, ई चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, ये मैंने लिखा है गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडीज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी। तो हमने ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, जो 1e है, ये किसके बराबर होगा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ कूलम यूज़ किया गया है,
कूलम क्या है? कूलम एक डिराइव्ड यूनिट है। कूलम एक डिराइव्ड यूनिट है, ये बेसिक यूनिट नहीं है। ये डिराइव्ड यूनिट कहाँ से ड्राइव किया गया है? ये एम्पेयर से ड्राइव किया गया है, करंट और टाइम से ड्राइव किया गया इसको, कूलम को। और जो कूलम 1 कूलम किसके बराबर होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के। एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे? तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे। अब कूलम का सब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज के सब मल्टीपल यूनिट्स कौन से हैं? माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम है, ठीक है। अब हमारे पास चार्जेस की टाइप्स हैं, एक पॉइंट चार्ज है, सेकंड सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? कोई भी हम दो चार्जेस ले लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इन पॉइंट चार्ज को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? इन पॉइंट चार्जेस का जो साइज है या इनका जो डायामीटर है, ठीक है, इन पॉइंट चार्जेस का जो साइज है, जो डायामीटर है, ये कम होना चाहिए किससे? इनके दरमियानी फासले, डिस्टेंस से। उसके बाद हमारे पास सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्या है? ऐसा कोई चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो, ठीक है, जो अपना एक फील्ड बनाता हो, और इसके फील्ड को चेक करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकली एक नया चार्ज लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज क्या डिटेक्ट करता है? आया कि इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। जब हम इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब लेके आएंगे तो ये इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो ये भी आप लोगों ने स्कूल फिजिक्स में पढ़ा है कि जो सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज हो गए। अब हमने पढ़ लिया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसी होती है? ये कंटिन्यूसली चार्ज जो है इस तरह नहीं जाता, इसमें चार्ज जो है वो किस तरह जाता है? इस तरह बाय स्टेप जाता है, ठीक है। और ये जो एक स्टेप है, ये एक स्टेप, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम, ठीक है। इस एक स्टेप की वैल्यू इतनी है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू के साथ जो है चार्ज जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्ज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मटेरियल। चार्ज जो है इंटीग्रल पार्ट है पार्टिकल्स का, मटेरियल्स का। क्या मतलब इसका? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होती है। इसका क्या मतलब है? कि नेट चार्ज इज़ ज़ीरो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर हम इन पार्टिकल्स को चार्ज करें तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन इस सिस्टम से निकल के बाहर नहीं चले जाएंगे। जिस तरह इस सारी यूनिवर्स के अंदर सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम से बाहर तो नहीं ना चले जाते। तो इस तरह जो टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है? नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो ही रहता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जैसे कि बम ब्लास्ट किया गया, तो उसमें क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसमें काम नहीं कर सका। इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब बम ब्लास्ट हुआ तो यहाँ हमारे पास जो गैमा रेज, मतलब लाइट और हीट की फॉर्म में रेज जो हैं वो निकली, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, ये ख़त्म हो गए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही रहे, इधर ही रहे, ठीक है। तो इसी तरह एनिहिलेशन ऑफ मैटर इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इसके बाद आ जाता है पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि हमने एक प्लाटिनम मैटर के ऊपर हमने गामा रेज को फॉल करवाया, तो इसके नतीजे में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने, ठीक है। इसका क्या मतलब? मैटर इनटू एनर्जी कन्वर्जन भी इसको कहते हैं।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, इसके बारे में कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, हेरिटेज इंटरनेशनल कॉलेज उकाड़ा। थैंक यू।